ठोस, द्रव एवं गैस। इस वीडियो में ठोस, द्रव एवं गैस, ठोस, द्रव एवं गैस में समानताएं एवं असमानताएं, ठोस, द्रव एवं गैस कणों के बीच दूरी के आधार पर व्याख्या। आ जाओ बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए घर के बने समोसे और जूस लाई हूँ। आओ वहाँ बरामदे में बैठकर खाते हैं। वाह दीदी, इनकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होंगे। तो लो, कर लिया तुमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं का सेवन। पदार्थ की अवस्थाएं? पर दीदी, हमने तो इन स्वादिष्ट समोसों की खुशबू ली और इन्हें खाया। हाँ दीदी, और जूस पिया है बस। ठीक कहा बच्चों, यही तो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। समोसा एक ठोस पदार्थ है, जूस एक द्रव है और खुशबू लेते हुए जो तुमने वायु ली थी ना, वो है गैस का उदाहरण। याद है ना, मैंने बताया था कि बाहरी संरचना के आधार पर वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांटा जा सकता है, यानी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जी दीदी, उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। बिल्कुल ठीक सवाली। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर वस्तुओं को ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस के रूप में बांटा गया है। दीदी, कैसे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस? सवाली, वस्तुओं के कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि वे ठोस हैं, द्रव हैं या गैस। कौन से गुण दीदी? अच्छा बताओ, क्या तुम समोसे और जूस को देख सकते हो या स्पर्श कर सकते हो? जी दीदी, हम इन्हें देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। पर क्या तुम वायु को देख या स्पर्श कर सकते हो? नहीं दीदी, लेकिन महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक खोजी। समोसा ठोस है और जूस द्रव, तो ठोस एवं द्रव को देखा जा सकता है और स्पर्श भी किया जा सकता है। पर गैस को ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं एक एक समोसा इस प्लेट, कटोरी और इस दूसरी प्लेट में रखती हूँ। देखो, समोसों का आकार बदला क्या? नहीं दीदी, समोसे तो हर बर्तन में वैसे ही हैं। हाँ सवाली, क्योंकि ठोस अपना आकार नहीं बदलते, उनका आकार निश्चित होता है। साथ ही वे एक निश्चित जगह ही घेरते हैं। पदार्थ जितनी जगह घेरता है उसे उसका आयतन कहा जाता है। तो ठोस का आयतन भी निश्चित होता है, बदलता नहीं है। आओ अब जूस को इस कटोरी, इस गिलास और इस दूसरी कटोरी में डालकर देखते हैं। जूस का आकार बदला क्या? हाँ दीदी, जूस तो हर बर्तन में डलकर उस बर्तन जैसे ही आकार का हो गया। हाँ बच्चों, द्रव का आकार बदल जाता है। जिस भी बर्तन में रखो वैसा ही हो जाता है, लेकिन उसकी मात्रा या आयतन समान ही रहता है। ठीक? और हाँ, द्रव बहते हैं। देखा है ना तुम सबने पानी को बहते? हाँ दीदी, लेकिन क्या गैसों का भी निश्चित आकार और आयतन होता है? और क्या वो भी द्रवों की तरह बह सकती हैं? अच्छा प्रश्न है। इसे ऐसे समझो, जब हम कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं
तो उसका धुआं वायु जो कि गैस है के साथ मिलकर पूरे कमरे में फैल जाता है ना? तो हम कह सकते हैं कि द्रवों की तरह गैसों का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। जिस बर्तन में गैसों को रखा जाता है वे उसी का आकार ले लेती हैं और हाँ, वे द्रवों की तरह बहती भी हैं। तभी तो कमरे के एक कोने में जलती अगरबत्ती की खुशबू हम कमरे के दूसरे कोने में महसूस कर सकते हैं। संपर्क दीदी, क्या गैस भी स्थान घेरती है? आओ एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन, एक खाली गिलास और एक कागज। सबसे पहले कागज को गिलास के तल में इस तरह बैठा देते हैं कि गिलास को पलटने पर भी कागज गिलास से न गिरे। अब गिलास को उल्टा करके पानी में डुबाते हैं, पर ध्यान रहे पानी में डुबाते समय गिलास टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब गिलास टेढ़ा किए बिना ही पानी से बाहर निकाल लेते हैं। लो सवाली, अब इस कागज को छूकर बताओ तो जरा कि ये गीला है या सूखा? वाह दीदी, कमाल हो गया, ये तो अभी भी सूखा है। पर ये कैसे हुआ? बताती हूँ। असल में हर खाली बर्तन में वायु उपस्थित होती है। यानी इस गिलास में भी दीदी? हाँ खोजी, इसलिए जब हमने गिलास को बिना टेढ़ा किए पानी में डुबाया तो गिलास में भरी हवा ने पानी को गिलास के अंदर आने ही नहीं दिया और कागज भीगा ही नहीं। वायु भी तो गैस का उदाहरण है। तो इसका मतलब है कि गैस भी स्थान घेरती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों ही स्थान घेरते हैं। इतना सब समझते समझते मुझे तो प्यास ही लग गई, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। खोजी, तुम्हें तो सच में बहुत प्यास लगी थी। तुम तो आधी बोतल पानी पी गए। पर एक बात तो बताओ, ये पानी की बोतल पहले ज्यादा भारी लग रही थी या अब लग रही है? पहले ज्यादा भारी थी दीदी। बिल्कुल सही खोजी। इस खाली बोतल को पकड़ो, अब बताओ कौन सी ज्यादा भारी है? ये भरी वाली दीदी। इसका मतलब हुआ कि पानी में भार है तो द्रवों में भार होता है। सवाली, जरा अपनी सारी किताबें निकाल कर लाओ। जी दीदी। किताबें भारी हैं? हाँ दीदी, काफी भारी हैं। रुको, मैं अपनी भी ये 3 किताबें ऊपर रखती हूँ। अरे नहीं संपर्क दीदी, ये तो बहुत भारी हो गई। अच्छा, इनको टेबल पर रख दो। तो क्या कहते हो बच्चों, ठोस में भार होता है? हाँ दीदी, बहुत भार होता है। हाँ सवाली, इसका मतलब ठोस एवं द्रव में भार होता है। पर दीदी, क्या गैसों में भी भार होता है? चलो इसके लिए भी एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सीधी डंडी, 2 बराबर फूले हुए गुब्बारे, धागा और एक कैंची। धागों की सहायता से दोनों गुब्बारों को डंडी के 2 सिरों पर बांधकर लटका दो। अब एक धागे का टुकड़ा डंडी के बीच में बांधो और डंडी को एक तराजू की तरह ऊपर उठाओ। देखो, दोनों गुब्बारों में लगभग बराबर हवा है, तो अभी दोनों का संतुलन बना हुआ है। अब इस कैंची से एक गुब्बारे के मुंह के पास से सावधानी पूर्वक थोड़ा सा काट देते हैं, जिससे इसकी हवा बाहर निकलने लगे। जैसे जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती जा रही है, ये ऊपर की तरफ उठने लगा। पर ऐसा क्यों? दोनों गुब्बारों में लगभग समान हवा भरी थी, इसलिए उनका वजन भी लगभग समान था। पर जब
एक गुब्बारे में से हवा निकलने लगी तो उसका वजन भी कम होने लगा और डंडी भारी गुब्बारे की ओर झुक गई। इससे हमें ये पता चला कि गैसों में भी भार होता है। दीदी, हम ठोस, द्रव और गैस के गुण तो समझ गए, पर ये तीनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है सवाली। ये जानने के लिए हमें संपर्क भैया की सहायता से पदार्थों के अंदर की दुनिया में जाना होगा। अरे आओ बच्चों, मैं तो तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये तो हम जानते ही हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी अणुओं से मिलकर बने हैं। तो ये देखो, ये है एक ठोस पदार्थ। आओ देखते हैं ये कैसे बना है। तो बच्चों, ये हैं अणु। ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, ठोसों के अणु एक दूसरे को बहुत अधिक बल के साथ आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस पदार्थ को दबाने की कोशिश करते हैं या बहाने की कोशिश करते हैं तो ना तो ये दबता है और ना ही बहता है। साथ ही इस ढांचे के कारण इसका एक निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। चलो अब बीकर में रखे इस पानी का निरीक्षण करते हैं। देखो बच्चों, जल जो कि एक द्रव है, उसके अणु एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। उनके बीच कुछ दूरी है। इसी कारण द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता और ये बह भी सकते हैं, किंतु इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा भी नहीं होती। साथ ही द्रव के अणु भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हालांकि उनके बीच का आकर्षण ठोसों के अणुओं से कम होता है। इसलिए इन्हें दबाने पर ये भी ठोसों की ही तरह अधिक दबते नहीं और इनका आयतन भी निश्चित होता है। अब बात करते हैं गैस की। गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच आकर्षण भी ना के बराबर होता है। इसी कारण गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही निश्चित आयतन, और ये सरलता से बह भी सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, अणुओं के दूर होने के कारण इन्हें बहुत अधिक दबाया भी जा सकता है। तो अब मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। दूध का आयतन निश्चित होता है या नहीं? दूध तो द्रव है दीदी, और द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, किंतु आयतन निश्चित होता है। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब बताओ, यदि किसी गिलास में आधा जूस है और वैसे ही दूसरे गिलास में पूरा जूस भरा है, तो किसका भार ज्यादा होगा? दीदी, जिस गिलास में पूरा जूस भरा होगा। बहुत अच्छे बच्चों। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।